हेलो गाइस। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे स्पायरोमेट्री के बारे में, जो कि डायग्नोस्टिक टूल है सीओपीडी का, और क्लिनिकल असेसमेंट के बारे में कि आपको एक सीओपीडी पेशेंट में क्या क्या असेस करना चाहिए। तो डायग्नोस्टिक टूल फॉर स्पायरोमेट्री, ठीक है, एज ए स्पायरोमेट्री, वो यहाँ पे आपका डायग्नोसिस बन जाएगा, दिस इज द सीओपीडी। उसके बाद में डायग्नोसिस बनने के बाद में आपको सीओपीडी के पेशेंट में क्या क्या असेस करना चाहिए उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्पायरोमेट्री, ठीक है। तो स्पायरोमेट्री इज द पार्ट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी, ठीक है। दिस इज द मोस्ट रिप्रोड्यूसिबल एंड ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। क्या बताता है ये? एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन का मोस्ट रिप्रोड्यूसिबल, सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट है, ना कि सब्जेक्टिव, ठीक है। तो सब्जेक्ट पे डिपेंड ये नहीं करेगा, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट है, इसलिए बहुत अच्छा मेजरमेंट होता है। बहुत ही अच्छी बात ये है कि ये नॉन इन्वेजिव है, नॉन इन्वेजिव, रिप्रोड्यूसिबल, चीप एंड रेडीली अवेलेबल, कहीं भी अवेलेबल आपको हो जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाता है, ज़्यादा कोई महंगा भी नहीं होता टेस्ट, और बहुत ही बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है सीओपीडी को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है। तो यूजुअली पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर वैल्यू शुड बी कंसीडर्ड, ठीक है, पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर वैल्यू शुड बी कंसीडर्ड, यूजुअली ऐसा होना चाहिए। क्यों? उसका कारण मैं बताता हूँ। यस, आप प्री ब्रोंकोडायलेटर जो वैल्यूज है वो भी यूज कर सकते हो सीओपीडी को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है। लेकिन पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर के दो यूज है। पहला, टू एक्सक्लूड अस्थमा, ठीक है। पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर आपने सीओपीडी में आप यूज कर रहे हो तो आपने देखा कि वेरिएबिलिटी इतनी नहीं है जितना कि अस्थमा, यदि अस्थमा है तो वेरिएबिलिटी होगी साथ में, तो वहाँ पे, क्योंकि अस्थमा भी ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज में ही आता है, ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ मतलब एयरवे डिजीज ही है, इसलिए तो पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर इसलिए यूज किया जाता है कि आप अस्थमा को पहले रूल आउट कर सकते हो। और दूसरा, प्री ब्रोंकोडायलेटर भी आप यूज करते हो सीओपीडी को डायग्नोस करने के लिए, लेकिन विथ सिम्टम्स एंड वेरिएबिलिटी, या बोल सकते हैं कि सिम्टम्स के बारे में देखने के लिए, या वॉल्यूम का जो चेंजेस है, FEV1 के चेंजेस कितना हुआ, FEVC का चेंजेस कितना हो रहा है, तो वो सीवीएटी को देखने के लिए, या बोल सकते हैं कि FEV1 गोल्ड में बात करूं तो गोल्ड 1 2 3 4 4 गोल्ड होते हैं, गोल्ड 1, गोल्ड 2, गोल्ड 3, गोल्ड 4, जो FEV1 की वैल्यूज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वैल्यूज और चेंजेस है वो आपको देखने के लिए, सीवीटी में मेजरमेंट करने के लिए आप पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर मेनली यूज करते हो। तो ऐसा नहीं है, आप प्री ब्रोंकोडायलेटर भी यूज करके सीओपीडी को डायग्नोस कर सकते हो। वैल्यूज वही रहेगी, क्या? FEV1/FVC रेशो यदि 70% से कम आ रहा है, प्री ब्रोंकोडायलेटर वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो भी आप बोल सकते हो कि दिस पेशेंट कैन बी ऑब्स्ट्रक्टिव, दिस बी सीओपीडी, ठीक है। तो नाउ प्री ब्रोंकोडायलेटर कैन बी यूज्ड एज ए इनिशियल टेस्ट टू इन्वेस्टिगेट वेदर सिम्टम्स, वेदर सिम्टोमेटिक पेशेंट हैव एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो एक सिम्टम के साथ पेशेंट आ रहा है तो आप प्री ब्रोंकोडायलेटर जो वैल्यूज है वो यूज करके ऑब्स्ट्रक्शन को देख सकते हो, ठीक है। तो इफ प्री ब्रोंकोडायलेटर मतलब डजंट शो ऑब्स्ट्रक्शन, इफ प्री ब्रोंकोडायलेटर जो वैल्यूज है डज नॉट शो ऑब्स्ट्रक्शन, देन ओनली यूज पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है। देन यू कैन यूज पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर जो वैल्यूज है वो आप यूज कर सकते हो। चलिए, तो इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। ओके, तो मैं पहले बात कर रहा हूँ व्हाट इज द रोल ऑफ स्पायरोमेट्री इन सीओपीडी। तो पहले मैंने अपन ने बात कर ली थी कि ये ऑब्स्ट्रक्शन को बताता है, तो आपका डायग्नोसिस में इसका रोल हो गया, ठीक है। आपने पेशेंट डायग्नोस कर लिया, साथ में दूसरा है असेसमेंट। मैंने बताया था, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट इसी वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे असेसमेंट ऑफ सीवीटी ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, या बोल सकते हैं असेसमेंट ऑफ सीवीटी ऑफ सीओपीडी। तो सीवीटी ज्यादा होगा तो मतलब प्रोग्नोसिस भी पुअर हो गया, तो आप प्रोग्नोसिस भी यहाँ पे पता कर रहे हो। नेक्स्ट है, अब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, तो अगेन सेम अस्थमा में भी होता है और सीओपीडी में भी होता है, फॉलोअप असेसमेंट आप इससे कर सकते हो। तो आपका थेरेपेटिक डिसीजन किससे होगा? फार्माकोलॉजिकल इन सेलेक्टेड सर्कमस्टांसेस लाइक डिस्क्रिपेंसी बिटवीन स्पायरोमेट्री एंड द लेवल ऑफ सिम्टम्स। कई बार क्या होता है, स्पायरोमेट्री का ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा दिखा रहा है लेकिन सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, तो आप साथ में कुछ और डिजीज भी सोच सकते हो, ठीक है। जैसे स्मॉल एयर डिजीज दिखा रहा है तो आपका पेन ब्रोंकियोलाइटिस वगैरह हो सकता है, ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है, तो वहाँ पे आपको अल्टरनेटिव डायग्नोसिस आपको सोचना होता है। लिखा है कंसिडर अल्टरनेटिव डायग्नोसिस व्हेन सिम्टम्स आर डिस्प्रोपोर्शनेट, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल की बात करूँ तो इंटरवेंशनल प्रोसीजर, इंटरवेंशन में आप यूज कर सकते हो, जैसे कोई मतलब किसी पर्सन का मतलब चेस्ट का या आसपास की बात करूँ अपर एब्डोमेन का कोई सर्जरी होनी है तो भी स्पायरोमेट्री करवाते हैं, ठीक है। तो वो नॉन फार्माकोलॉजिकल यूज हो गया इंटरवेंशनल प्रोसीजर के अंदर।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैपिड डिक्लाइन, इस रैपिड डिक्लाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। यदि 3 मंथ्स में आप सीओपीडी रिपीट कर रहे हो, डिक्लाइन हुआ है, तो उसको आप बोल सकते हो कि रैपिड डिक्लाइन है। ठीक है, तो सीओपीडी में क्या चेंज होता है ये आप देख सकते हो। दिस इज अ नॉर्मल सीओपीडी। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल सीओपीडी ये वॉल्यूम टाइम ग्राफ है। यहाँ पे वॉल्यूम आपको लीटर्स में मिल रहा है 1 2 3 4 5। यहाँ पे टाइम है सेकंड्स में 1 2 3 4 5 6 सेकंड्स। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे होके और फिर ऐसे आया, तो दिस इज द फर्स्ट सेकंड। FeV1 में कितना निकला 4 लीटर, तो FeV1 की जो वैल्यू है कितनी आ गई 4 लीटर। FeV1 4 लीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। FVC कितना है, यहाँ से आता है आगे, ये प्लेटो स्टेज जहाँ से स्टार्ट होती है वहां तक अपन FVC मानते हैं, तो वैल्यू हो गई 5 लीटर। तो FeV1 बाई FVC कितना हो गया 0.8 मतलब मोर देन 70% है, मतलब ये नॉर्मल है। अब अपन बात कर रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव की, तो ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर क्या हुआ, FeV1 कम हुआ, FVC भी आपका कम हुआ, लेकिन वैल्यू की अपन बात करें तो FeV1 ज़्यादा कम होता है। देखिए 0.56 आया यहाँ पे, 1.8 लीटर FeV1 है, FVC 3.2। तो आप मतलब बोलो कि जो रेशो वाइज अपन बात करें तो FeV1 का जो डिक्रीमेंट है, जो डिक्लाइन है, वो ज़्यादा होता है सीओपीडी पेशेंट के अंदर, इसलिए रेशियो आपका 0.7 से कम आता है। ठीक है, ये पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि प्री ब्रोंकोडायलेटर स्पायरोमेट्री भी आप सीओपीडी को डायग्नोज करने के लिए यूज कर सकते हो। देखियो मेजर किया है प्री ब्रोंकोडायलेटर FeV1 बाई FVC, जो कितना है मोर देन 0.7% है, तो मतलब सीओपीडी नहीं है वो। ठीक है, यहाँ पे सीओपीडी नहीं है। लेस देन 70% है, तो यहाँ पे अब आपने यहाँ पे यूज किया है पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर भी आपने यूज कर लिया कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो मोर देन 0.7 है, तो आप बोल सकते हो कि सीओपीडी नहीं है। कब बोल सकते हो, जब मेजर पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर FeV1 इफ वॉल्यूम रेस्पॉन्डर सस्पेक्टेड लाइक लो FeV1 और हाई सिम्टम्स। ठीक है, एक पेशेंट आपके पास में आता है, आपको लग रहा है कि सीओपीडी का हो सकता है, आप उसका प्री मतलब ब्रोंकोडायलेटर स्पायरोमेट्री करवा रहे हो, उसकी FeV1 बाई FVC रेशियो यदि 0.7 से ज़्यादा आ रहा है, तो आप क्या बोल दोगे, नहीं है सीओपीडी नहीं है। लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्या वही ध्यान रखना पड़ेगा कि जो FeV1 है बहुत ज़्यादा ही लो आपको मिल रहा है या हाई सिम्टम्स आपको साथ में मिल रहे हैं, देन यू हैव टू गो फॉर पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर मेजरमेंट। ठीक है, तो लेस देन 0.7 है, फिर भी आपको सिम्टम लग रहा है, तब तो आपको पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर करवाना ही है। तो यहाँ पे स्टिल लेस देन 0.7 है, तो सीओपीडी कंफर्म हो गया, और मोर देन 0.7 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्लो रेस्पॉन्स और नीड्स फॉलो विद रिपीट असेसमेंट। तो यहाँ पे आप रिपीट असेसमेंट उसका कर सकते हो। तो मतलब क्या हुआ, प्री मतलब ब्रोंकोडायलेटर तो आपकी जो वैल्यूज है 0.7 से कम आ रही है, लेकिन पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर बढ़ गई है, 0.7 से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, जो 0.7 से ज़्यादा हो गई, तो वो आप उसको क्या रखोगी, अब आपका असेसमेंट आगे दोबारा होगा 3 महीने बाद में, 6 महीने बाद में उसका असेसमेंट होगा। लेस देन 0.7 है, तो आप सीओपीडी कंफर्म बोल सकते हो। क्यों यहाँ पे ऐसा क्यों है, ये वेरिएबिलिटी। हाँ, यहाँ पे अब एक पॉइंट आपको मैं जोड़ देता हूँ। यहाँ पे लेस देन 0.7 है, पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर मोर देन 0.7 है, और जो वेरिएबिलिटी है, यदि अगेन वही 200 ml और 11%, वो जो आपने अस्थमा में पढ़ा था, वो जो होता है वो वहाँ पे वेरिएबिलिटी आ गई। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप अस्थमा भी डायग्नोस कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो पॉइंट आपको समझ में आया कि जब यहाँ पे वेरिएबिलिटी 12% एंड 200 ml, नॉट 11%, सॉरी। ठीक है, 12% से ज़्यादा होती है तो आप इसको अस्थमा बोल देते हो। ठीक है, 12% से ये कम आती है तो आपको नेक्स्ट असेसमेंट के लिए पेशेंट को रखना है 3 मंथ्स और 6 मंथ के फॉलोअप पे। ठीक है, और लेस देन 0.7 आ रहा है तो आपका सीओपीडी कंफर्म हो गया। तो इसलिए स्पायरोमेट्री इज ए गुड ऑब्जेक्टिव रिप्रोड्यूसिबल टूल फॉर डायग्नोसिस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो स्पायरोमेट्री से आपने डायग्नोज कर लिया। मैं वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। FeV1 बाई FVC रेशो प्री ब्रोंकोडायलेटर आपने यूज किया, मोर देन 0.7 है, तो आप सीओपीडी नहीं बोलते हो यूजुअली। लेकिन यदि इसमें पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, FeV1 बहुत ज़्यादा ही कम हो जा रहा है आपकी वैल्यूज के अंदर, और साथ में सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है, तो आपको पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर यूज करना है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, यदि 0.7 से कम आ रहा है तो आपको पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर यूज करना ही है। ठीक है, फिर भी 0.7 से कम आ रहा है तो आपका सीओपीडी हो गया। 0.7 से ज़्यादा हो गया तो आपका दो चीज़ें हो सकती है, यदि वेरिएबिलिटी 12% और 200 ml है तो आपका अस्थमा हो गया, या फिर बीच में कहीं है उससे कम है, 12% से कम है, तो आपको सीओपीडी हो सकता है, अस्थमा भी हो सकता है। तो वो आपको आगे असेसमेंट के लिए आपको देखना पड़ेगा उसकी एज ग्रुप। यदि एज ग्रुप कम है, मतलब जो अस्थमा के जो ट्रिगर्स होते हैं वो अवेलेबल है ना, एपिसोडिक हो रहा है, तो आप अस्थमा डायग्नोज करते हो, उसके अस्थमा के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। और नहीं है, एज ग्रुप ज़्यादा है, स्मोकर है, परसिस्टेंट सिम्टम्स है, तो आप सीओपीडी डायग्नोज करते हो।
तो वो छोटा सा ये पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सीओपीडी असेसमेंट। तो असेसमेंट क्या है? वंस द डायग्नोसिस ऑफ सीओपीडी इज कंफर्म बाय स्पायरोमेट्री, 5 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स नीड फॉर असेसमेंट ऑफ सीओपीडी। तो पहला है सीवीटी ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, सीवीटी ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरा आप लिखिए नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सिम्टम्स, क्या नेचर है, क्या मैग्नीट्यूड है सिम्टम्स का। थर्ड आप लिखिए प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ moderate to severe exacerbations, previous history of moderate to severe exacerbations। नेक्स्ट आप लिखिए ब्लड eosinophilic काउंट्स, और लास्ट आप लिखिए प्रेजेंस एंड टाइप ऑफ अदर डिजीज या मल्टी कोमॉर्बिडिटीज। तो ये 5 पॉइंट है, थोड़ा सा मैं इनकी बात करना चाह रहा हूँ अभी। तो फर्स्ट है आपका सीवीएटी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यूज है उस पर डिपेंड करेगा, FEV1 की जो वैल्यूज है उस पर डिपेंड करेगा आपका। एक ही FPC यहाँ पे एक ही काम आता है, FEV1/FE जो रेशियो आप देखते हो उसके काम आएगा। 0.7 से कम है, इवन प्री ब्रोंकोडायलेटर हो या पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर हो, 0.7 से कम आ रहा है तो आपका COPD है। अब आपकी FEV1 की वैल्यूज यहाँ पे काम में आती है, किसमें? सीवीएटी बताने में, सीवीटी कितनी है COPD की। तो सीवीटी के हिसाब से बात करूं, FEV1 की वैल्यूज आप देखते हो, गोल्ड 1 अगेन सेम वैल्यूज का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रेडिक्टेड और जो मेजर्ड है वो। प्रेडिक्टेड मेजर्ड की बात कर रहे हैं, यदि प्रेडिक्टेड वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से 80% या उससे ज़्यादा है, ठीक है, 80% या उससे ज़्यादा है तो आपका गोल्ड टाइप 1 प्रकार के, मतलब माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मतलब माइल्ड वो हो गया। यहाँ पे 0.7 कम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका जो रेशियो है 0.7 से कम होना चाहिए, उसके बाद ही आप FEV1 मेजर करें, उसके बाद ही, क्योंकि COPD डायग्नोस के बाद ही तो आप CVT मेजर करोगे, सिंपल सी बात है। तो FEV1/FE रेशियो 0.7 से कम है। अब आप CVT देख रहे हो कि FEV1 की वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू से, मतलब कितना उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू जो कितनी है, मेजर्ड वैल्यू कितनी है। तो मेजर्ड वैल्यू यदि प्रेडिक्टिव वैल्यू का 80% ही आ रहा है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है तो आपका माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन, या बोलते हैं कि CVT आपकी माइल्ड होगी, ठीक है। 50 to 80 है FEV1 की वैल्यू, 50 से ज़्यादा है लेकिन 80 से कम है तो मॉडरेट, दैट इज गोल्ड 2। गोल्ड 3 क्या है? 30 to 50, 30% ज़्यादा है लेकिन 50% से कम है FEV1 का जो मेजर्ड जो वैल्यू है, जो प्रेडिक्टेड से इतना कम है, तो गोल्ड 3। और गोल्ड 4 क्या हो जाएगा? लेस देन 30%। तो इसको याद रखिए 30, 50, 80 और मोर देन 80, ठीक है। 30 से कम 30 to 50, 50 to 80 और मोर देन 80। मोर देन 80 का मतलब ये नहीं कि मोर देन 120 नहीं होना चाहिए, मोर देन 120 तो नॉर्मली हो गया ना। लेकिन यहाँ पे पॉइंट इतना सा आपको ध्यान रखना है कि FEV1 की वैल्यू यदि 80 से ज़्यादा भी है, मतलब 80% का मतलब नॉर्मल हुआ ना, FEV1 ज़्यादा भी है, फिर भी उन्होंने उसको माइल्ड में रखा है। क्यों? क्योंकि FEV1/FE जो रेशियो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेशियो है वो 0.7 से कम है, इसलिए COPD तो है। लेकिन FEV1 की वैल्यू आपकी नॉर्मल आ रही है, मतलब 80% ज़्यादा है, नॉर्मल हो गई ना, ज़्यादा है तो भी आपको माइल्ड गोल्ड जो CVT है वो गोल्ड 1 के अंदर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सिम्टम्स। तो सिम्टम्स यहाँ पे 2 तरह से नापते हैं, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सिम्टम्स से 2 तरह से नापे जाते हैं। पहला डिस्निया, जो आप बोल सकते हो कि मल्टी डायमेंशनल एक ग्रेडिंग होती है, इसको बोलते हैं MMRC ग्रेडिंग, ठीक है। और दूसरा कैट स्कोरिंग, ठीक है, कैट असेसमेंट है, जो मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चनरीज होती है, यहाँ पे उसको नापते हैं। तो ये सिम्टम्स यहाँ पे कई तरह के सिम्टम्स यहाँ पे होते हैं। MMRC में खाली डिस्निया नापते हैं, तो यहाँ पे मेजरमेंट अपन कैसे करते हैं सिम्टम की, वो अपन बात करते हैं। ओके, तो दिस इज मॉडिफाइड MMRC स्केल। MMRC इज मॉडिफाइड मेडिकल डिस्टेंस काउंसिल, MRC, ठीक है। तो यहाँ पे 0 to 4 ग्रेडिंग होते हैं, मतलब 5 ग्रेडिंग्स है, ठीक है। 5 स्कोर्स आप बोल सकते हो, 5 ग्रेड्स आप बोल सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 स्कोर्स ऐसे हो गया। तो 0 क्या है? ओनली गेट ऑन स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस, ओनली ब्रेथलेस कब होता है पेशेंट, SOP कब डेवलप होता है? स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस में। अब इसको इजी तरीका बताता हूँ याद करने का। ये 1 है, 1 मतलब आप एरो बना सकते हो, इस तरह से एक एरो की तरह हो गया। एरो मतलब ऊपर, एरो मतलब ऐसे ऊपर जा रहे हो, मतलब आप ऊपर, जैसे लिफ्ट के अंदर एरो बना हुआ था, ऊपर का रहता है, मतलब आप ऊपर जा रहे हो, आप हिल जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है? गेट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ब्रीथिंग कब होता है? हरी वॉकिंग ऑन द लेवल, या फिर वॉकिंग ऑन स्लाइड अप हिल। या तो ग्राउंड लेवल पे हरी वॉक कर रहे हैं, बहुत तेज चल रहा है, या फिर आप फिर मैं सीढ़ियों को चढ़ रहा हूँ, जैसे एरो से याद रखो। तो अप हिल वाला और हरी वॉकिंग वाला आपका यहाँ पे ग्रेड 1 होता है। 2 मतलब याद रखो आप 2 पीपल है, एक जैसे 2 लोग हैं, ऐसे याद रखो। 2 मतलब 2 पीपल,
तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई वॉक स्लोअर देन द पीपल ऑफ द सेम एज ग्रुप, तो सेम एज ग्रुप से यहाँ पे स्लो होता है। या फिर आई हैव टू स्टॉप फॉर ब्रीथ व्हेन वॉकिंग ऑन माई ओन पेस, यहाँ पे नॉर्मल भी वो चल रहा है तो भी उसको रुकना पड़ रहा है। या फिर टू मतलब टू पीपल, यहाँ पे दो लोग हैं, मतलब उसका साथ में उसका फ्रेंड चल रहा है तो उसको रुकना पड़ रहा है, वो फ्रेंड आराम से चला जा रहा है, वो नहीं चल पा रहा। ठीक है, यहाँ पे याद रखो थ्री मतलब कैसे है, 1 0 0 100 100 आप याद रखो, 100 में कितने डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं 100 में, तो 1 0 0, तो दिस इज ग्रेड 3, मतलब 100 मीटर वॉकिंग करने पे या फिर फ्यू मिनट चलने पे भी आपको रुकना पड़ रहा है। 100 मीटर भी आप नहीं चल पा रहे हो, कहने का मतलब ये हुआ, या कुछ मिनट में भी आप नहीं चल पा रहे हो, आपको रुकना पड़ेगा, उसके लिए सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, कहने का मतलब ब्रेथलेस आप इतना हो गए। लास्ट ग्रेड 4, ये आपको पता ही है कि इवन ड्रेसिंग अनड्रेसिंग जो नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क है वो भी आप नहीं कर पा रहे हो, दैट इज ग्रेड 4। अब कैट असेसमेंट को याद रखने का तरीका बहुत सिंपल से मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे 0 to 4 5 रेटिंग होती है, यहाँ पे 0 to 40 कैसे, यहाँ पे 8 पॉइंट आपको याद रखने हैं और हर पॉइंट की 5 स्केल है। ठीक है, हर पॉइंट की यहाँ पे 5, वैसे 6 स्केल है क्योंकि 0 भी यहाँ पे काउंट हो रहा है, 6 स्केल है, लेकिन 0 को आप स्कोरिंग में काउंट नहीं कर सकते, स्कोरिंग आपकी 1 से ही होती है। तो 1 2 3 4 5 ईच और 8 पॉइंट्स, 8 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 40, तो 0 to 40। ठीक है, तो 0 यहाँ पे हो सकती है, लेकिन वैसे कोई आपको पूछे कि हर जो क्वेश्चन है उसकी कितनी ग्रेड है या कितनी स्केल है, तो आपको 6 बोलना है। 0 भी यहाँ पे कंक्लूड है स्केलिंग में, लेकिन ग्रेडिंग के अंदर 0 ऑब्वियसली 0 कोई ग्रेडिंग नहीं होती, तो यहाँ पे मैक्सिमम 40 तक होता है। 0 ग्रेडिंग वैसे होगी यहाँ पे, तो 0 to 40 तक आप काउंट कर सकते हो। कहने का मतलब 6 × 8 48 नहीं करना है, तो 40 तक मैक्सिमम है, तो 0 to 8। अब यहाँ पे इसको याद करने का सिंपल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोई भी पेशेंट है, सीओपीडी का सबसे पहले क्या होती है, खांसी होती है। ठीक है, खांसी हुई, फिर कफ बना, फ्लेगम। ठीक है, कफ है, खांसी हुई और स्पुटम प्रोडक्शन हुआ, उस कारण से उसकी चेस्ट है वो टाइट हो जा रही है, वो इवन चल नहीं पा रहा है, मतलब वो अप हिल या फिर एक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा है वो, और अपने घर को भी नहीं सपोर्ट, क्या लिखा है, लिमिटेड डूइंग एक्टिविटीज एट होम, मतलब अपने घर पे भी वो काम नहीं कर पा रहा है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा है, घर पे काम नहीं कर पा रहा है, और वो इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं है कि अपना घर छोड़ सके। आई एम कॉन्फिडेंट लिविंग माई होम डिस्पाइट माई लंग कंडीशन, वो छोड़ नहीं सकता इसलिए, और साथ ही वो ना सही से सो पा रहा है, उसके अंदर एनर्जी भी बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 0 का मतलब देयर इज नो सिम्टम्स, 5 का मतलब मैक्सिमम सिम्टम्स। ठीक है, यहाँ पे कफ नहीं है, यहाँ पे ऑल द टाइम है, यहाँ पे मुकेश प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पे ऑल द टाइम है, चेस्ट फील टाइट नहीं हो रहा, यहाँ पे ऑल द टाइम चेस्ट फील टाइट है, यहाँ पे अप हिल वॉक है, स्टेयर चढ़ने वो नहीं चढ़ पा रहा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे चढ़ पा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं चढ़ पा रहा, यहाँ पे एक्टिविटी आराम से कर पा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर पा रहा, यहाँ पे कॉन्फिडेंट है वो घर छोड़ने के लिए, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सो पा रहा आराम से, अच्छी साउंड स्लीप है, और यहाँ पे वो बिल्कुल सो नहीं पा रहा है, यहाँ पे एनर्जी अच्छी खासी है, यहाँ पे बिल्कुल एनर्जी नहीं है। तो क्या हुआ, खांसी है, बलगम आया, और साथ में बोल सकते हो कि स्पुटम आया, और चेस्ट टाइट फील हो रहा है, वो ऊपर से घर पे चढ़ नहीं पा रहा है, घर पे होम जो घर के जो एक्टिविटीज है वो नहीं कर पा रहा, इसलिए घर छोड़ने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, ना सो पा रहा है, ना ही उसमें अंदर एनर्जी है। तो ऐसे 8 पॉइंट्स आपको लगभग याद रखने होते हैं। तो हर पॉइंट 0 to 5 तक ग्रेडिंग होती है उनकी, और 40 मैक्सिमम स्कोरिंग होती है। ठीक है, तो यह आपकी स्कोरिंग हो गई सिम्टम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका इसके अंदर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मॉडरेट और सीवियर एक्सरबेशन, या बोल सकते हो कि एक्सरबेशन रिस्क मेजरमेंट, वो कैसे करना है। तो इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज लोकल और सिस्टमिक इन्फ्लामेशन। ये आपको याद रखना है कि जो एक्सरबेशन होता है वो इवन सिस्टमिक और लोकल इन्फ्लामेशन को से कारण ही मेनली एक्सरबेशन आता है। तो व्हाट इज द बैड इफेक्ट ऑफ एक्सरबेशन। ठीक है, तो पहला है इट इम्पैक्ट ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पर्सन, ओवरऑल हेल्थ को इम्पेक्ट करता है। दूसरा है इन्हांस लंग फंक्शन डिक्लाइन, लंग फंक्शन डिक्लाइन यहाँ पे फास्ट होता है, जितना ज़्यादा एक्सरबेशन जितनी बार होगा उतना लंग फंक्शन डिक्लाइन होता है। ठीक है, वर्सन प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, जितना ज़्यादा एक्सरबेशन उतना ही बैड प्रोग्नोसिस। ठीक है, और लास्ट है एसोसिएटेड विद मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर कॉस्ट ऑफ सीओपीडी, पेशेंट की जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो एक्सरबेशन के टाइम ही आती है। ठीक है, तो एक्सरबेशन का बेस्ट जो फ्रीक्वेंट एक्सरबेशन जिसको अपन बोलते हैं, मतलब 2 or more than 2 exacerbations per year is frequent exacerbations का बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है आप लिख लेना, इट इज द प्रीवियस एक्सरबेशन। तो प्रीवियस एक्सरबेशन, प्रीवियस हिस्ट्री एक्सरबेशन इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर फ्रीक्वेंट एक्सरबेशन, मतलब पहले भी हुआ तो आपको ध्यान रखना कि दोबारा बहुत जल्दी हो सकता है। नेक्स्ट है ब्लड इओसिनोफिलिक काउंट।
तो ये एक पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड इओसिनोफिल काउंट आप करवा रहे हो वो एक तरह का बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन होता है कि आपका एयरवे के अंदर भी इओसिनोफिल्स बढ़ रही है, इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है। तो इट रिफ्लेक्ट द एयरवे इन्फ्लामेशन, एयरवे जो, तो ये क्या बताएगा आपका, वो इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड के यूज को बताता है। ठीक है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ इओसिनोफिलिक काउंट? इट प्रेडिक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ अफेक्ट ऑफ इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड इन प्रिवेंटिंग फ्यूचर एक्सरबेशंस। ठीक है, तो इओसिनोफिल काउंट किसी सीओपीडी पेशेंट में ज्यादा आ रहा है तो आपने इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड दे देना है। वो क्या करेगा, आपके फ्यूचर रिस्क जो एक्सरबेशन है उसको कम कर देता है। तो यूज द गाइड, दिस इज द यूज एज गाइड द यूज ऑफ इंटरकोस्ट जो इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड के यूज को गाइड ये करता है। लास्ट है मल्टी मोर्बिडिटी। मल्टी मोर्बिडिटी जो मोस्ट कॉमन जो मोर्बिडिटी जो सीओपीडी के अंदर वो आती है आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, ऑस्टियोपोरोसिस, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि इवन सीओपीडी इज आल्सो द रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। COPD also the risk factor for cancer, mainly emphysema is the risk factor for cancer। और मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो स्मोकिंग होते हैं जो रिस्क फैक्टर ऑलरेडी है वो बहुत COPD और कैंसर के लिए भी रिस्क फैक्टर होता है। तो इवन COPD इज आल्सो रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। तो अदर देन रेस्पिरेटरी जो इफेक्ट होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके अंदर आपका आता है वेट लॉस, न्यूट्रिशनल अबनॉर्मलिटीज, स्केलेटल मसल डिसफंक्शंस, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था पहले। तो यहाँ पे अदर देन COPD जो सीवियर और वेरी सीवियर कंडीशन जो COPD की है उसके अंदर ही मेनली देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वेट लॉस, न्यूट्रिशन अबनॉर्मलिटी और मसल वेस्टिंग भी साथ में आपको मिलती है। चलिए, तो ये आपका असेसमेंट हो गया, आपकी स्पायरोमेट्री होगी, आपने डायग्नोसिस किया, फिर असेसमेंट आपने किया, साथ में कुछ एडिशनल टेस्ट भी है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो एडिशनल टेस्ट के अंदर दो तरह के टेस्ट आते हैं, फिजियोलॉजिकल टेस्ट और इमेजिंग स्टडी। पहला फिजियोलॉजिकल अपन बात करेंगे, उसके अंदर फर्स्ट आता है लंग वॉल्यूम्स। तो लंग वॉल्यूम्स आपको क्या बताता है? लंग वॉल्यूम्स आपको गैस ट्रैपिंग के बारे में बताता है। ठीक है, और स्टैटिक एंड आप डायनेमिक जो हाइपर इन्फ्लेशन है उसको भी आपको लंग वॉल्यूम्स बताते हैं। ठीक है, चलिए DLCO बात करें नेक्स्ट। DLCO क्या है? डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या बताता है? इट मेजर द गैस ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपकी जो गैस ट्रांसफर कैपेसिटी है वो आपको पता है DLCO यदि कम आ रहा है तो आपकी मतलब जो अबनॉर्मलिटीज है गैस ट्रांसफर की वो बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीमेट्री एंड ABG एनालिसिस। इट मेजर्स द आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड टेल्स अबाउट द नीड ऑफ ऑक्सीजन सप्लीमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ केयर। उस पॉइंट पे आपको ऑक्सीजन की नीड है वो आपको बताता है। यदि टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर आता है, CO2 बढ़ी हुई होती है, PCO2 आपकी हाई होती है, तो आपको जो बोल सकते हैं कि वेंटिलेशन, जो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन या मैकेनिकल वेंटिलेशन के यूज को भी गाइड करता है। इसके अलावा एक्सरसाइज टेस्टिंग एंड असेसमेंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी वो भी आप साथ में कर सकते हो। इमेजिंग के अंदर बात करूं तो यहाँ पर आपका जो चेस्ट एक्सरे है वो अल्टरनेटिव डायग्नोसिस मेनली काम में देखने को मिलता है। COPD कैन नॉट डायग्नोस विद चेस्ट एक्सरे। यदि आपको पहले से पता है COPD है तो कुछ पॉइंट्स होते हैं आपको पता ऑलरेडी। COPD स्मॉल हार्ट होता है, फ्लैट डायफ्राम होता है, इन्फ्लेटेड लंग होते हैं, बायलेटरल लंग जो होता है, बड़े बड़े लंग्स होते हैं देखने को, वो सारे सिम्टम, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। एक्सरे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मेनली जो एक्सरे है वो अल्टरनेट डायग्नोसिस को करने के काम में आता है, ना कि COPD डायग्नोस करने के। चलिए नेक्स्ट है CT। यस, CT इज द यूज फॉर डायग्नोसिस द इवन फिनोटाइप को भी डायग्नोस कर सकता है। कैसे? बहुत सारी बुल्ला को दिख रहे तो वो एम्फाइसेमेटस टाइप हो गया, तो यहाँ पे COPD एम्फाइसेमेटस टाइप हो गया। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आपको मिल रहा है तो वो भी हो सकता है। इसके अलावा आपको CVT और आउटकम देखने के काम भी आता है। तो अपन CT के बारे में आपको थोड़ा और बताना चाहूँगा मैं। यस, तो CT यहाँ पे मेनली डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखने काम में आता है। इसके अलावा लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरीज के अंदर भी यहाँ पे काम में आएगा। यहाँ पे देखिए दो तरह से दिया। पहला एंडोब्रोंकियल वॉल थेरेपी है ना, वो जरूरत है कि नहीं है, कहाँ पे आप यूज कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे यूज ऑफ CT यहाँ पे काम आता है। दूसरा लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, LVRS सर्जरी जो होती है उसके अंदर भी यहाँ पे CT आपका काम में आता है। इसके अलावा लंग कैंसर स्क्रीनिंग, यस, हाई डोज CT यहाँ पे यूजली यूज की लो डोज CT यहाँ पे यूज की जाती है। तो वो रिकमेंड होता है लंग कैंसर स्क्रीनिंग पेशेंट के। तो COPD जो स्मोकर्स के कारण हो रही है, स्मोकिंग कारण COPD मेनली होती है, तो स्मोकिंग इज आल्सो रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर, तो वो यहाँ पे भी काम में आता है। लास्ट पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे जो गोल्ड के अंदर ABE असेसमेंट टूल है। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर मेनली यहाँ पे
आप पी डायग्नोस्टिक यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेनली पोस्ट डायग्नोस्टिक ही यूज़ करना होता है। FeV/FeC 0.7 है तो आपका COPD डायग्नोसिस हो गया। यहाँ पे FeV1 ग्रेडिंग के हिसाब से आपने डायग्नोस क्या कर दिया, दिस इज सीवियरिटी ऑफ COPD। और यहाँ पे एग्जर्बेशन हिस्ट्री और सिम्टम्स के आधार पे आपने 3 तरह की ग्रेडिंग यहाँ पे दी, इसको ABE असेसमेंट। तो पहले ABCD होता था, आजकल ABE हो गया, ठीक है। तो A क्या है, MMRC 0 to 1 और कैट स्कोरिंग लेस देन 10, 0 to 1 और कैट स्कोरिंग लेस देन 10 है। और साथ ही एग्जर्बेशन 0 और 1, मतलब एग्जर्बेशन नहीं है, या फिर 1 मोड एग्जर्बेशन हुआ है लेकिन कोई हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो आपका A हो गया। B में भी ये सेम है, एग्जर्बेशन नहीं है और 0 और 1 है, एग्जर्बेशन हुआ है लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन MMRC यहाँ पे 2 से ज़्यादा और कैट स्कोर 10 से ज़्यादा है, और हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है और एग्जर्बेशन 1 की जगह यहाँ पे 2 और मोर देन 2 हो गया, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है 1 या उससे ज़्यादा बार। तो यहाँ पे चाहिए, अब यहाँ पे कोई भी ग्रेडिंग हो, या ये कम वाली हो चाहे ज़्यादा वाली हो, दोनों ही कंडीशन में आपको A कर देगा। पहले यहाँ पे COD हुआ करता था, आजकल इसको E फॉर एग्जर्बेशन यहाँ पे आप याद रख सकते हो, तो वो कर देगा। तो मेनली यहाँ पे एग्जर्बेशन पे डिपेंड कर दिया, मतलब एग्जर्बेशन पर ईयर इज द मोस्ट, मतलब ज़्यादा प्रेडिक्टिव हो गया आपकी बोल सकते हैं ग्रेडिंग पे, या बोल सकते हैं सीवीएटी पे। जितने ज़्यादा एग्जर्बेशन हुए, जितना ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, उतना ही यहाँ पे सीवीएटी हाई यहाँ पे होगी। ABE असेसमेंट टूल आपका ट्रीटमेंट के लिए भी काम में आता है, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के लिए भी काम में आता है। यदि A आप ग्रेड कर रहे हो तो मतलब उसको माइल्ड टू मॉडरेट मतलब थिंग्स है, हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं है, आप उसको OPD लेवल पे भी ट्रीट कर सकते हो। B की बात करूँ, B के अंदर आप सिम्टम्स आपको थोड़े ज़्यादा है, हॉस्पिटलाइजेशन अभी भी नहीं चाहिए आपको, लेकिन आपको हाई डोज आपको देना पड़ता है। साथ में आप यदि ईओसिनोफिल्स बढ़े हैं तो आप उसमें स्टेरॉइड भी ऐड कर सकते हो। ई की बात करूँ, ई है पेशेंट यदि ई ग्रेड किया है तो वो हॉस्पिटलाइजेशन की नीड उसको हो गई, मतलब उसको एग्जर्बेशन हुआ है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की नीड है, उसको ऑक्सीजन की नीड भी हो सकती है। इवन CO2 बढ़ी हुई है तो आपको NIV या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन की नीड भी हो सकती है। तो ABE जो असेसमेंट टूल है वो आपका OPD लेवल पर ट्रीटमेंट करना है या हॉस्पिटलाइजेशन लेवल पर करना, उसको बताता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ट्रीटमेंट की बात करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ COPD की बात करेंगे। थैंक यू।